नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव कौन सा होता है। सीबीटी जो कि एक साइकोथेरेपी है, इसे बड़े सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है और ज़्यादातर इनफैक्ट करीब करीब सारे साइकोथेरेपिस्ट्स जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सारे साइकोथेरेपिस्ट सीबीटी देने के लिए ट्रेंड होते हैं। मतलब उनकी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो साइकोथेरेपी में इस तरह से होती है कि वो सीबीटी के कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बनी जाते हैं। पर सीबीटी सभी लोगों पर काम नहीं करती और सभी बीमारियों पर काम इक्वली नहीं करती। किसी बीमारी पर थोड़ा काम करेगी तो किसी बीमारी पर ज्यादा काम करेगी। सीबीटी जो कि एक बड़ी ही गोल ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरह काम करती है, ज्यादातर लोग सीबीटी को अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि सीबीटी को या तो समझने में दिक्कत होती है या फिर सीबीटी को अप्लाई करने लायक उनकी कंडीशन नहीं होती। सीबीटी जिन एजम्पशंस पर काम करती है, मतलब कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ थॉट्स और कुछ बिहेवियर्स बदलने से एक पर्सन की मानसिक बीमारी को दूर किया जा सकता है। कि कुछ थॉट्स जो कि इररेशनल हैं, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली और बड़ा इररेशनली जो है अपने कुछ थॉट्स पर बिलीव करने लगा है, तो अगर इन थॉट्स को बदल दिया जाएगा और नए ऑल्टरनेटिव थॉट्स लाकर उन पर कन्विक्शन के साथ बिलीव करके अपने बिहेवियर में चेंज लाया जाएगा, तो पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन बेटर हो जाएगी। और ऐसा असर, मतलब सीबीटी को अप्लाई करने के बाद असर जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी कंडीशंस में अच्छा खासा देखने में आता भी है। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब पेशेंट की जो कंडीशन है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, या पेशेंट पूरी तरह से सीबीटी के प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाता, या समझ तो जाता है लॉजिकली, मतलब सुनने में तो समझ आई जाती हैं चीजें, पर उन्हें अप्लाई नहीं कर पाता। पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो उसे अप्लाई कर पाए। जैसे कि कुछ सीवियर बीमारियां होती हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, पीटीएसडी हो गया, या कई बार तो ओसीडी जैसी कंडीशंस में भी पेशेंट अपनी सीबीटी की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई नहीं कर पाता, पेशेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखती। तो ऐसे में पेशेंट का जो ट्रस्ट है, फेथ है सीबीटी के ऊपर, वो खो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि सारे डॉक्टर, सारे थेरेपिस्ट सीबीटी सीबीटी किए जा रहे हैं पर काम तो करती नहीं है थेरेपी, ये तो बेकार थेरेपी है, ये तो बेकार में इसको प्रमोट किया जा रहा है और बेकार में फालतू का पैसा कमाया जा रहा है, जबकि पेशेंट्स को बेवकूफ बनाकर पेशेंट्स को धोखे में रखा जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट जो है काम करेगा। और वही पेशेंट कंफ्यूजन में भी रहता है क्योंकि जहां भी वो जाता है, इंटरनेट पर किसी भी तरह की वेबसाइट पर जाए, कहीं भी जाए, कोई रिसर्च पेपर पढ़े, कुछ भी कर ले, उसको हर जगह यही देखने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है कि सीबीटी से अच्छा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है दवाओं का। मतलब अगर किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक करना हो तो दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में सीबीटी अप्लाई करना सबसे बेस्ट होगा। तो पेशेंट को ये जो कंफ्यूजन है, पेशेंट इससे बाहर नहीं आ पाता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट की कंडीशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे सीबीटी अप्लाई करने नहीं दे रहे। हालांकि वैसे तो इसके लिए जो सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो तो यही है कि पेशेंट की कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन बायोसाइको सोशल फैक्टर्स की वजह से होती है। मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पेशेंट की बायोलॉजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, केमिकल्स का लोचा है, केमिकल इंबैलेंस हो गया या जेनेटिक्स हो गई, तो इस वजह से पेशेंट के अंदर बायोलॉजिकली उस बीमारी को पैदा करने की या बायोलॉजिकली उस बीमारी को एक्सपीरियंस करने की एक टेंडेंसी है, एक वल्नरेबिलिटी है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल की बात होती है, मतलब पेशेंट के बिहेवियर, पेशेंट की लर्निंग, पेशेंट के पास्ट बिलीव्स, जिसको कि सीबीटी में टारगेट किया जाता है, वो होती है। और तीसरे होते हैं सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पेशेंट के घर का माहौल कैसा है, पेशेंट किस तरह की लिविंग कंडीशंस में जी रहा है, पेशेंट का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, कहाँ रहता है, कैसी जगह पर है, किसी दूसरे देश में बसा है या अपने ही जगह पर रहता है। तो ऐसे कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन या तो बिगड़ती है या सुधरती है। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन डिटरमाइन होती है, या तो बीमारी बनती है या बनी रहती है, जिस वजह से वो दूर नहीं होती अगर ये बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड हो। पर इसके भी परे एक और सच्चाई है। मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स की एक और सच्चाई है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है या
इलाज के बड़े बड़े क्लेम्स और बड़े बड़े वादों में उलझ के पेशेंट और कई बार थेरेपिस्ट एक चीज की भूल कर देते हैं, चूक कर देते हैं। वो भूल कर देते हैं, चूक कर देते हैं, पेशेंट्स और डॉक्टर्स सभी की बात कर रहा हूं, कि जो भी मेंटल इलनेसेस हैं उनमें से बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो या तो क्रोनिक हैं, मतलब लंबे समय तक बनी रहने वाली कंडीशंस हैं, और उसी के साथ भले ही दवाओं से या थेरेपी से थोड़ा बहुत असर आ भी जाए, पर फिर भी पेशेंट को किसी ना किसी तरह से इन सिम्टम्स से लंबे समय तक जूझना पड़ता है, या एक डर बना रहता है रिलैप्स का, दोबारा से बीमारी के सीवियर होने का डर बना रहता है, या ये कहें कि उसके रिस्क एक्चुअल में जायज भी होते हैं। कई पेशेंट्स में, जैसे कि बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया जैसे पेशेंट्स होते हैं या रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें रिलैप्स का रेट हमेशा हाई होता है और इस वजह से रिस्क बना रहता है रिलैप्स का। तो ऐसे में जब पता है, माना हुआ फैक्ट है कि कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस को शायद जिंदगी भर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, शायद इन कंडीशंस से हमेशा जूझना पड़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं इन मेंटल इलनेसेस का जो पेन है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको सहना ही पड़ेगा, उसको सहने के लिए ताकत जुटानी ही पड़ेगी। तो पेशेंट अपनी बीमारी से लड़ने की बजाय, अपने इलाज से लड़ने की बजाय, डॉक्टरों पर भरोसा छोड़ने की बजाय, डॉक्टरों से नफरत करने की बजाय, दवाइयां छोड़ने की बजाय, बेहतर होगा कि पेशेंट अपनी कंडीशन से डील करने के सही स्किल्स सीख ले, सही तरीके, सही क्षमता अपने अंदर पैदा कर ले, जिससे कि वो अपनी बीमारी को ना ही केवल बेटर तरीके से डील कर पाए, पर साथ ही इस डील करने के रास्ते से वो शायद इंप्रूव भी कर जाए। तो बीमारी के दर्द को सहना और बीमारी के दर्द से होने वाली पीड़ा को जबरदस्ती घसीटे जाना ये जरूरी नहीं है, जबकि ज्यादा जरूरी यह है कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन में पेशेंट अपने मेंटल डिस्ट्रेस और इमोशंस को कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर ले, कुछ इस तरह से अपने सिम्टम्स के साथ तालमेल बना ले, उनके साथ डील करने का कुछ ऐसा ट्रिक या तरीका या स्ट्रेटजी सीख ले, जिससे कि धीरे 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 उसका मेंटल लोड, सिम्टम्स का स्ट्रेस और जो भी परेशानियां हैं वो कम हो जाएं, और पेशेंट की ना ही सिर्फ सिम्टम्स से डील करने की ताकत बढ़ जाए, जबकि सिम्टम्स खुद भी कम हो जाएं। और यही होता है सीबीटी के दूसरे सबसे बड़े ऑल्टरनेटिव में, जिसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एसीटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। जैसे सीबीटी बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को, ऐसे ही एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को बोलते हैं एसीटी। एसीटी एक ऐसी थेरेपी है जिसका तरीका, जिसकी अप्रोच बिल्कुल उल्टी है, जिसे हम कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव। मतलब बजाय बीमारी को हटाने के, बीमारी को क्योर करने के, बीमारी को जड़ से मिटाने के, इस एसीटी में कहा जाता है कि बीमारी को सहने की कुछ ऐसे क्षमता और ताकत बढ़ाई जाए कि धीरे धीरे बीमारी खुद ही कम हो जाएगी। ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर ये सच है। और ज्यादातर मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो थोड़े काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। मतलब जो आप सोच रहे हो करने का, आपको वो नहीं करना, जो आप सोच भी नहीं सकते सपने में करने का, वो करने से आपकी बीमारी दूर होगी। मतलब बीमारी को एक्सेप्ट करने से और बीमारी को दूर भगाने की नीयत को खत्म करने से आप एक्चुअल में बीमारी से निजात पा सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल, इसी नियम या कह लें कि इसी सिद्धांत पर आधारित है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। मतलब बीमारी के लक्षणों से संघर्ष करना बंद कर दें और बीमारी के लक्षणों को भगाने की, दूर हटाने की जो एक हमारी जद्दोजहद रहती है, अटेम्प्ट रहता है, एफर्ट रहता है, अगर हम उसको खत्म कर दें तो बीमारी ठीक हो सकती है या काफी हद तक उससे रिलीफ मिल सकता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां जो होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओसीडी होता है, साइकोटिक और ये जो भी एडिक्शन के और बाइपोलर जैसे जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और क्योंकि इनका अनुभव एक पेशेंट को बहुत लंबा हो चुका होता है, पेशेंट के ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि जड़ से मिटाना इनको करीब करीब असंभव हो जाता है। तो उन कंडीशंस में जिनमें कि ये बीमारियां जड़ से नहीं मिटाई जा सकती, जिसे हम कहते हैं क्योर नहीं की जा सकती, तो ऐसे में जरूरी है कि बीमारी को कॉम्प्लिकेट करने के, बीमारी के बड़े बुरे बुरे फेजेस से निकलने के बजाय इसके कि बीमारी के रिलैप्स आते रहे, क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम बीमारी के साथ ना ही सिर्फ जीने की कला सीख ले, जबकि बीमारी को इस तरह से लेने लग जाए जैसे कि वो हमारे जीवन का, हमारे पर्सनैलिटी का अब हिस्सा है और इसके साथ रहना पड़ेगा।
तो इसके प्रति नरमी बढ़ती जाए, खुद के प्रति नरमी बढ़ती जाए और धीरे 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 अपना स्ट्रेस कम करके अपनी नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने की क्षमता को बढ़ा के हम धीरे धीरे इस बीमारी के तनाव से बाहर आना सीख जाएं और बीमारी का जिससे हम पर असर कम पड़ेगा। और यही दावा करती है एसीटी और यही इसका पूरा क्लेम है, पूरा प्रॉमिस है, इसका वादा है कि जब आप इस थेरेपी को लेते हैं, जब आप इस थेरेपी को समझना और इसके अंदर बताई गई स्किल्स को सीखते हैं, तो धीरे 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 आपकी बीमारी को देखने का, बीमारी के लक्षणों को सहने का तरीका बदल जाता है और ग्रेजुअली समय के साथ आपके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लक्षण होते हैं, जैसे ओसीडी के अंदर रिपीटेटिव थॉट्स का आना, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पैरानॉइड और कुछ दूसरे सिम्टम्स होना, थॉट रिलेटेड कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स और कुछ ऐसे डाउट्स रहना, बायपोलर के अंदर बहुत सारे मूड चेंजेस आ जाना और कभी कभी बड़े बड़े प्लान्स बनाना, तो कभी कभी अपने को बिल्कुल डीमोटिवेटेड और अंडर कॉन्फिडेंट समझना। इस तरह के जो मेंटल स्टेट हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, वो पूरी तरह से जड़ से शायद नहीं मिट पाते, कई पेशेंट्स में तो नहीं मिट पाते। तो ऐसे में इन सिम्टम्स के ऊपर या इन थॉट्स या इमोशनल चेंजेस के ऊपर रिएक्ट करने की बजाय, इनके ऊपर प्रतिक्रिया देने की बजाय, जिससे कि बीमारी कॉम्प्लिकेटेड होगी और रिलैप्स होगा, क्यों ना इन थॉट चेंजेस और थॉट्स के जो सिम्टम्स हैं इनके प्रति एक नरम रवैया अपनाया जाए और उस नरम रवैये की मदद से आने वाला तनाव रोका जाए, प्रतिक्रियाएं बंद की जाएं, रिएक्शंस बंद किए जाएं और धीरे 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 एक माइंडफुल एटीट्यूड के साथ बीमारी के लक्षणों का इंपैक्ट कम किया जाए और जिससे पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी के लक्षण हैं भी या नहीं। इतना हमारा हिस्सा बन चुके होंगे कि हम इनके अलावा जीवन को बेहतर बना सकेंगे, जीवन को और ज्यादा अच्छी कंडीशन में ले जा सकेंगे और जो इच्छाएं रखते हैं वो इच्छाएं पूरी कर पाएंगे और जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। यही दावा और यही वादा करती है एसीटी कि बीमारी के लक्षणों से लड़ने की बजाय, संघर्ष करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और जीवन के कुछ ऐसे मूल्यों पर अपने सारे एफर्ट्स को फोकस कर दिया जाए जिससे कि हमारे लाइफ के अंदर एक मीनिंगफुलनेस क्रिएट हो, एक ऐसा मीनिंग, एक ऐसा मकसद, एक ऐसा लक्ष्य क्रिएट हो जाए जिसके प्रति हम आगे बढ़ते जाएं और धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ते बढ़ते हम लाइफ में फुलफिलमेंट मतलब संतुष्टि का एहसास कर पाएं, जिससे कि हम अपना मन मुताबिक जीवन बिता पाएं। और हर पेशेंट जिसको कोई भी मानसिक बीमारी है वो ये जरूर चाहता है कि बीमारी है, नहीं है, कुछ भी है, पर कम से कम मैं अपना मन मुताबिक जीवन बिता पाऊं। तो लक्षण हम भगाने की जंग में लगे रहते हैं, बस किसी तरह से चमत्कारी ट्रीटमेंट ढूंढते रहते हैं जिससे कि लक्षण खत्म हो जाए, क्योंकि हमें लगता है लक्षण खत्म होंगे तो हमारा स्ट्रेस खत्म होगा और हम मन मुताबिक जीवन जिएंगे। नहीं, डॉक्टरों का, थेरेपिस्ट का, साइकाइट्रिस्ट का, मनोचिकित्सकों का यही अनुभव है, इनफैक्ट पेशेंट्स का भी यही अनुभव है कि बीमारी के लक्षण अगर खत्म नहीं होते, कम से कम इन बीमारी के लक्षणों से संघर्ष करना तो बंद किया ही जा सकता है और बीमारी के रहते हुए भी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है और मन मुताबिक जीवन मतलब अपनी वैल्यूज, अपनी जो हमारी लाइफ में जो प्रायोरिटीज हैं, जो चीजें हमारी लाइफ में एक मीनिंग ऐड करती हैं, उसकी तरफ बढ़कर उसके हिसाब से जीवन को बिताकर संतुष्टि हासिल की जा सकती है और बीमारी या लक्षण किसी एक कोने में, मन में, विचार में बैठे रहेंगे जिसको हमें दूर भी नहीं करना और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी और वो हमें परेशान करना बंद कर देंगे। बावजूद इसके कि वो रहेंगे पर वो हमें परेशान करना बंद कर देंगे, जिससे कि हम अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे। यही मकसद होता है, यही टारगेट होता है मेंटल हेल्थ की रिकवरी और ट्रीटमेंट का। साथ ही एसीटी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, भी यही दावा करता है कि ऐसे ही कई सारे पेशेंट्स को रिलीफ मिल सकता है, ऐसे ही कई सारी बीमारियों को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो क्योर की कल्पना में जाने की बजाय पूरी तरह से बीमारी को जड़ से मिटाने की जो एक सोच होती है, एक फैंटेसी होती है, उसमें जाने की बजाय बेटर होगा कि बीमारी को थोड़ा कंपैशनेट तरीके से समझा जाए, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए, समझा जाए, खुद के प्रति सहानुभूति और करुणा रखी जाए,
सेल्फ कंपैशन रखा जाए और माइंडफुल होके जीवन को आगे अप्रोच किया जाए ताकि जीवन को आसान बनाया जा सके, बावजूद इसके कि मानसिक बीमारी के लक्षण मौजूद हैं। तो एसीटी के बारे में और जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सीबीटी के इस बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव के बारे में और जानकारी दूंगा, जिससे आपका नजरिया मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को लेकर और मेंटल इलनेसेस को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा और आप जानेंगे कि कैसे ये रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट लोगों की मदद कर रहा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।